अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 28 मार्च 2025 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 27 रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक का आज आखिरी जुम्मा है। इसे अलविदा जुम्मा भी कहा जाता है। ईद जल्द आने वाली है। वहीं 2 दिन बाद हिंदू शहरियों के लिए मुक़द्दस चैत्र नवरात्रि शुरू होने जा रही है। वाज़ेह के इससे पहले रमज़ान का जुम्मा होली के दिन आया था। मुसलमानों का त्यौहार हो या हिंदू त्यौहार, ये सब एक ही वक्त में आते हैं और साथ मनाया जाता है। तो सवाल ये है कि अगर एक तरफ मुसलमानों के लिए तोहफे दिए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ तकसीम की बात क्यों हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से एक तरफ मुसलमानों के लिए कपड़े, दालें, चावल, सरसों का तेल, चीनी और खजूर की शक्ल में तोहफे दिए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ तकसीम की बात भी की जा रही है। नवरात्रि के दौरान गोश्त की दुकानें बंद करने के मुतालबे के दरमियान संबल सीईओ का मुतनाज़ा बयान कि अगर आप सेवियां खिलाना चाहते हैं तो आपको गुजिया भी खाना पड़ेगा। ये बयान ज़ेर बहस है। दरअसल आज अलविदा जुमे की नमाज को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई। दिल्ली से संबल और संबल से मेरठ तक वार्निंग जारी की गई है कि कोई भी सड़क पर या घरों की छतों पर नमाज नहीं पढ़ेंगे। दिल्ली में बीजेपी रुकन असेंबली ने पुलिस कमिश्नर को एक खत लिखा है और संबल में अमन कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है और सभी को मशवरा दिया गया है कि अगर कोई मस्जिद के अलावा कहीं भी नमाज पढ़ता हुआ नजर आया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरठ में पुलिस ने कहा है कि अगर किसी को सड़क पर नमाज पढ़ते हुए देखा गया तो इसका ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट मनसूख किया जा सकता है। दरहकीकत मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम ने कहा है कि अगर किसी के खिलाफ केस बनता है तो क्या होता है कि पासपोर्ट और लाइसेंस मनसूख हो सकते हैं। जब तक अदालत से एनओसी ना लिया जाए नहीं बनाए जाएंगे। मुल्क में इस तरह की नफरत का माहौल गरमाया जा रहा है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को बहलाने के लिए ईद के तोहफे के तौर पर कपड़े, दालें, चावल, सरसों का तेल, चीनी और खजूर की शक्ल में तोहफे देने की बात कर रही है। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। आज के इस खबरनामे को जर्मनटाइन हॉस्पिटल की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। जर्मनटाइन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स हर शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडवांस कैथ लैब, एमआरआई, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटाइन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के घने जंगलात में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एक जबरदस्त तसादुम में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 एहलकार शहीद हो गए, जबकि 2 जख्मी हैं। यह इनकाउंटर इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन का एक हिस्सा है जो गुज़िश्ता 4 दिनों से कठुआ के जंगलात में जारी था। ज़राए के मुताबिक 4 से 5 दहशतगर्द घने जंगलों में छुपे हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो थाने के इलाके में इनकी सही जगह का पता लगाया, जिसके बाद शदीद फायरिंग शुरू हुई। यह इनकाउंटर जाकोल गांव के करीब हुआ, नगर सेक्टर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है। पहला मुकाबला इसी इलाके में इतवार को हुआ था, जिसमें दहशतगर्दों को घेरने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो फरार होने में कामयाब हो गए थे। हिंदुस्तानी फौज के खुसूसी दस्ते दहशतगर्दों के खात्मे के लिए मैदान में आए। जम्मू कश्मीर के पुलिस डायरेक्टर नीलेन प्रभात में मौके पर पहुंचे और ऑपरेशन की निगरानी की। सिक्योरिटी एजेंसियों को शुबा है कि इनकाउंटर में मारे गए दहशतगर्द वही है जो इतवार को हीरानगर इनकाउंटर के दौरान फरार होने में कामयाब हुए थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना और पटना के गर्दनी बाग में एहतजाजी धरने के बाद वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ लड़ाई को अवामी बनाने की अपील करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम मुजद्ददी ने कहा कि जुम्मतुल विदा के मौके पर मुसलमान आज काली पट्टी बांधकर जुम्मे की नमाज अदा करने जाएं, बिल के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराएं। मौलाना ने एक वीडियो पैगाम में मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस ज़िमन में माह रमज़ान मुबारक के मौके पर आखिरी जुम्मा यानी आज जुम्मतुल विदा के मौके पर वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराना है। इस सिलसिले में आपसे दरख्वास्त की जाती है कि जब आप जुमे की नमाज के लिए जाएं तो अपने दाएं हाथ पर काली पट्टी बांधकर खामोशी के साथ एहतजाज का मुजाहरा करते हुए मस्जिद में जाएं और अपना वीडियो बनाकर इसे वायरल करें और इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सोशल मीडिया डेस्क पर भी अरसाल करने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आप इस तहरीक में शामिल होंगे। वाज़ेह के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया है कि वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ गली कूचे और चौक चौराहे पर एहतजाज किया जाएगा। इस ज़िमन में मुल्क के मुतअद्दिद हिस्सों में मुजाहरों वर्कशॉप्स के साथ कल पटना के बाग में ज़बरदस्त मुजाहरा हुआ था, जिसमें मोहतरमा मायावती, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, चंद्रशेखर आज़ाद के अलावा मुतअद्दिद मेंबरान पार्लियामेंट और समाजी सियासी रहनुमा शरीक हुए थे।
शिवसेना उद्धव के सदर और महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी के रमजान और ईद के मौके पर शुरू की गई सौगात मोदी मुहिम पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि जो कभी बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगाते थे वो अब इख्तिदार के लिए तहाइफ बांट रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने हिंदुत्व छोड़ दिया और अब वो सियासी फायदे के लिए मुसलमानों को खुश करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर देना चाहिए कि उन्होंने हिंदुत्व को खैराबाद कह दिया है। अब वो इन लोगों में तहाइफ बांट रही है जिनके घर बुलडोजर से तोड़े गए और कई अफराद फिरकाराना फसादात में मारे गए। उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि जो लोग होली के मौके पर मुसलमानों पर हमले कर रहे थे वही अब ईद के मौके पर पूरन पूरी और मिठाइयां बांट रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने सवाल किया कि ये मुहिम सिर्फ बिहार के इंतखाबात तक महदूद रहेगी या मुल्क भर में जारी रहेगी। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के इस कदम को वोट बैंक की सियासत करार देते हुए कहा कि ये इख्तिदार के लिए जिहाद है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पहले मुझे हिंदुत्व छोड़ने का ताना दिया था, लेकिन अब वही पार्टी मुसलमानों में किट्स बांट रही है। वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ ऐलान जंग और पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के ऐलान के बाद डीएमके की क़यादत में तमिलनाडु असेंबली ने आज वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ करारदाद मंजूर करते हुए मरकजी हुकूमत पर इसको वापस लेने पर जोर दिया। वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ करारदाद में कहा गया कि हिंदुस्तान में लोग मजहबी हम आहंगी के साथ रह रहे हैं। आइन ने तमाम लोगों को अपने मजहब की पैरवी करने के हुकूक फराहम किए हैं। मुंतखब हुकूमतों को इसकी हिफाजत करनी चाहिए। तमिलनाडु असेंबली मुतफ़क़ा तौर पर इस बात पर इसरार कर रही है कि मरकजी हुकूमत वक्फ तरमीम बिल 2024 को वापस लें और वक्फ एक्ट 1995 में तरमीम नहीं की जानी चाहिए, जिससे अक़लियती मुसलमानों पर बुरी तरह असर पड़ेगा। अंबल तशद्दुद केस में जामे मस्जिद के सदर जफर अली की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई। एडीजे अदालत ने अगली समाअत के लिए 2 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। वाज़ह के 24 मार्च को हुई समाअत के दौरान अदालत ने पुलिस को 27 मार्च तक केस डायरी दाखिल करने का हुक्म दिया था, लेकिन आज पुलिस केस डायरी दाखिल नहीं कर सकी। संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान तशद्दुद हुआ था। इसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। 4 माह बाद पुलिस ने जफर अली को गिरफ्तार किया। अपनी गिरफ्तारी से ठीक पहले जफर अली ने कहा था कि मुझे इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि मैंने पुलिस को बेनकाब किया था। तशद्दुद में मरने वाले तमाम लोग पुलिस और इंतजामिया के हाथों मारे गए थे। संभल में मस्जिद को निशाना बनाया गया। बाद में पुलिस फायरिंग में मुसलमानों को मारा गया। सियासत में भी मुसलमानों को ही लिया गया। यह उत्तर प्रदेश का कानून है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि कारोबार, तालीम और सरमायाकारी के लिए हिंदुस्तान आने वाले अफराद का खैर मकदम है, लेकिन जो लोग सिक्योरिटी के लिए खतरा बनते हैं इन्हें सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने ऐलान किया कि मुल्क कोई धर्मशाला नहीं है। अमित शाह ने लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल पर बहस का जवाब देते हुए यह बात कही। बाद में यह बिल अपोजिशन की बाज़ तरामीम को मुस्तरद करने के बाद ज़बानी ओर से मंजूर कर लिया गया। बिल की एक शर्त के मुताबिक जो भी जाली पासपोर्ट या वीज़े के जरिए हिंदुस्तान में दाखिल होगा बाहर जाएगा, इसे 7 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए जुर्माने का सामना होगा। बिल के मुताबिक हिंदुस्तान का दौरा करने वाले अफराद पर करीबी नज़र रखी जाएगी। अमित शाह ने कहा कि यह बिल मुल्क की सिक्योरिटी और मईशत के इस्तेहकाम, मैन्युफैक्चरिंग और तिजारत के फ़रोग़ और तालीमी निज़ाम के लिए आलमी शिनाख्त के लिए बहुत ज़रूरी है। इस बिल के जरिए इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि हिंदुस्तान का दौरा करने वाले हर गैर मुल्की के बारे में तमाम मालूमात रखें। हरियाणा की बीजेपी हुकूमत ने इस बार 31 मार्च 2025 को मुमकिन ईद उल फितर की गज़ेटेड तातील को तब्दील करके इसको महदूद कर दिया है। हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह सैनी की हुकूमत ने ऐलान किया है कि ईद उल फितर की छुट्टी नहीं होगी। सोशल मीडिया पर लोग इसको सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इसको मुसलमानों से नफरत और दुश्मनी करार देते हुए कह रहे हैं कि असल सौगात मोदी ये है। काबिल ज़िक्र है कि इससे पहले ईद उल फितर की छुट्टी हरियाणा में हमेशा गज़ेटेड छुट्टी के तौर पर मनाई जाती थी। अब हुकूमती हुक्मनामे के मुताबिक ईद पर तमाम सरकारी दफातर आम दिनों की तरह खुले रहेंगे। रियासती हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि 29 और 30 मार्च को हफ्ते का आखिर है, जबकि माली साल 2024-25 का आखिरी दिन है। हुकूमत इसके पेश नज़र ईद की तातील को गज़ेटेड तातील से तब्दील करके इसको महदूद तातील में तब्दील कर रही है। सोशल मीडिया पर एक यूज़र ने कहा कि 31 मार्च को ईद उल फितर के रोज़ हरियाणा में छुट्टी मनसूख कर दी गई। इस वक्त मुसलमानों से दुश्मनी और नफरत के लिए मुकाबला आराई चल रही है। सबसे बड़ा हिंदू वही है जो मुसलमानों से नफरत और दुश्मनी में सबसे आगे है। डॉक्टर हाशम नामी यूज़र ने लिखा कि हरियाणा सरकार ने ईद की छुट्टी भी मनसूख कर दी। ये मोदी की असल सौगात है। बड़ी तादाद में लोग इसको सौगात मोदी कहकर सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है? आप भी अपने ख्यालात कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। आसाम में एक चौंका देने वाला वाक़या सामने आया है जो सहाफ़त और इज़हार राय की आज़ादी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुज़िश्ता रोज़ सीनियर सहाफ़ी दिलावर हुसैन मजमूदार को पुलिस ने रात को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो आसाम कोऑपरेटिव एपिक्स बैंक या ACAB के खिलाफ एहतजाज व मुजाहरे की कवरेज करने के बाद घर वापस लौटे।
اس بینک کے ڈائریکٹر آسام کے وزیر اعلیٰ ہمنتا بسوا شرما اور اس کے چیئرمین بی جے پی کے رکن اسمبلی بسواجات بھگن ہیں۔ ڈیجیٹل میڈیا پورٹل دی کراس کرنٹ کے چیف نمائندے مجمدار نے طویل عرصے سے حکومت کے خلاف تنقیدی رپورٹنگ کی۔ ان کی گرفتاری کے پیچھے حکومت کا کیا مقصد ہو سکتا ہے اور یہ ایک قدم معاشرے کو کیا پیغام دیتا ہے؟ گوہاٹی میں صحافیوں نے پریس کلب کے باہر احتجاج کیا اور اسے آزادی صحافت پر حملہ قرار دیا۔ بالی ووڈ کے سپر سٹار سلمان خان اب تک جان سے مارنے کی دھمکیوں اور کوششوں پر خاموش تھے، لیکن گزشتہ روز انہوں نے یہ خاموشی توڑ دی ہے اور اس انداز میں توڑی ہے کہ اس سے انہیں دھمکیاں دینے والوں کے حوصلے ضرور پست ہو جائیں گے۔ انہوں نے اپنی آنے والی فلم سکندر کی تشہیری مہم کے دوران جان سے مارنے کی دھمکیوں پر کھل کر بات کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جب ان سے سیکورٹی اور ان کی جان کو لاحق خطرات کے بارے میں سوال کیا گیا تو سلمان خان نے بالکل دو ٹوک انداز میں کہا کہ میری جتنی عمر خدا نے لکھ دی ہے اتنی تو میں پوری کروں گا اور ایسا کرنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ میری جتنی عمر لکھی ہوئی ہے اتنی ہی رہے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اللہ کی رضا پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ موت و زندگی کا فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جان سے مارنے کی دھمکیوں سے وہ بالکل بھی نہیں ڈرتے بلکہ دھمکی دینے والوں پر ہنستے ہیں کیونکہ ان دھمکیوں سے ان کی بزدلی سامنے آ جاتی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے عید الفطر کے پیش نظر 2 دن کی تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ حکومت نے 31 مارچ کو عید الفطر کی تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ اس کے دوسرے دن 1 اپریل کو بھی تعطیل کا اعلان کیا گیا۔ اس کے علاوہ 28 مارچ کو جمعۃ الوداع شب قدر کے پیش نظر اختیاری تعطیل بھی دی گئی ہے۔ اس دن اقلیتی تعلیمی اداروں کو تعطیل ہے۔ ماباقی اسکول جوں کے توں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ BRS دور سے بونال تہوار کے دوسرے دن، کرسمس کے دوسرے دن، عید الفطر کے دوسرے دن تعطیل دی جاتی ہے جس پر موجودہ حکومت بھی عمل کر رہی ہے۔ تاہم آندھرا پردیش حکومت نے 31 مارچ کو صرف ایک ہی دن کی تعطیل کا اعلان کیا۔ وہیں دوسری طرف بھارتیہ جنتا پارٹی حکمرانی والی ریاست ہریانہ میں عید کے دن چھٹی نہیں دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تلنگانہ کے تمام اضلاع میں SC ST اور BC اسٹڈی سرکلز کے طرز پر اقلیتی اسٹڈی سرکلز کے قیام کے اقدامات کیے جائیں تاکہ ریاست بھر کے تمام اضلاع میں رہنے والے اقلیتی نوجوان اسٹڈی سرکل کی جانب سے فراہم کی جانے والی خدمات سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکیں۔ رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان نے آج تلنگانہ قانون ساز کونسل میں خصوصی توجہ دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ ریاست میں اقلیتی نوجوانوں کو SC ST اور BC طبقات کے نوجوانوں کے مساوی سہولتوں کی فراہمی عمل میں لائے جانے کی ضرورت ہے تاکہ اقلیتی نوجوانوں کو بھی اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے تربیت اور ملازمتوں کے لیے تحریر کیے جانے والے مسابقتی امتحانات کی تربیت فراہم کی جا سکے۔ رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان نے کہا کہ ریاست تلنگانہ میں مائنورٹی اسٹڈی سرکل صرف شہر حیدرآباد میں چلایا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں اضلاع سے تعلق رکھنے والے اقلیتی نوجوانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ اضلاع سے تعلق رکھنے والے اقلیتی نوجوانوں میں صلاحیتیں موجود ہیں لیکن ان کی مناسب رہبری نہیں ہو پا رہی ہے۔ رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان نے ایوان میں خصوصی توجہ دہانی کرواتے ہوئے صدر نشین تلنگانہ قانون ساز کونسل جی سکندر ریڈی کے توسط سے ریاستی حکومت کو مشورہ دیا کہ وہ اضلاع میں بھی ان مراکز کے قیام کے سلسلے میں اقدامات کو یقینی بنائیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اسمبلی میں حد بندی کے خلاف قرارداد پیش کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ آبادی کے تناسب سے حد بندی کرنے پر ریاستوں کو نقصان ہوگا۔ موجودہ لوک سبھا حلقوں کو ہی برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا۔ ریاست میں اسمبلی حلقوں کی تعداد کو 153 تک بڑھانے کا مطالبہ کیا۔ چیف منسٹر نے آبادی کے تناسب سے SC ST کی نشستیں بڑھانے پر زور دیا۔ مرکزی حکومت نے آبادی کو کنٹرول کرنے کا ریاستوں کو حکم دیا۔ جنوب کی ریاستوں نے آبادی کو کنٹرول کیا جبکہ شمالی ہند کی ریاستوں نے آبادی کو کنٹرول نہیں کیا۔ فی الحال حد بندی کو 25 سال کے لیے معطل کر دیا گیا۔ تلنگانہ اسٹیٹ سدرن پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی لمیٹڈ کے صدر نشین و مینیجنگ ڈائریکٹر مشرف علی فاروقی نے صارفین پر زور دیا ہے کہ وہ بینک کے کھاتوں، کریڈٹ و ڈیبٹ کارڈز کی تفصیلات فراہم نہ کریں اور برقی بلز کی ادائیگی کے لیے مشتبہ لنکس کو نہ کھولیں۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ TS SPDCL کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ بعض افراد گزشتہ ماہ کے بل کی رقم کے اپڈیٹ نہ ہونے پر 7:30 بجے شب کے بعد برقی سربراہی منقطع ہونے کے بہانے صارفین کو دھوکہ دہی والے پیغامات بھیج رہے ہیں۔ ان پیغامات میں کہا جا رہا ہے کہ وہ فوری طور پر بل کی ادائیگی میں ناکامی کی صورت میں واٹس ایپ کال کریں۔ دھوکے باز صارفین کے بینک کھاتوں، کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈز کی تفصیلات حاصل کرتے ہوئے غیر قانونی طریقے سے ان کے کھاتوں سے رقم نکال رہے ہیں۔ کہا کہ TG SPDCL کی جانب سے جو پیغامات بھیجے جاتے ہیں ان میں محکمے کا نام، USC سروس نمبر، صارف کا نام اور بھی رقم ہوتی ہے۔ TG SPDCL کے ملازمین ادائیگی کی رسید کے جواب بینک کھاتے، ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ کی کبھی بھی تفصیل نہیں مانگتے اور نہ ہی بل کی ادائیگی کے لیے SMS یا پھر کسی پیغام کے ذریعے ویب سائٹ کے لنک بھیجتے ہیں۔ تلنگانہ اسمبلی میں بحث میں حصہ لیتے ہوئے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے کئی عوامی مسائل اٹھائے۔ انہوں نے تصرف بل پر مباحث میں حصہ لیتے ہوئے 1 گھنٹہ طویل تقریر کی۔ ان کو اور ان کے ساتھی مجلسی ارکان اسمبلی کو ایوان میں ہی روزہ کھولنا پڑا۔
دوران تقریر افطار کا وقت ہونے پر کرسی صدارت سے اجازت کے بعد چند سیکنڈز کا توقف لیتے ہوئے قائد مجلس نے اپنا روزہ پانی سے کھولا۔ انہوں نے حکومت کی مالیاتی پالیسیوں اور ترقیاتی ترجیحات پر کئی سوالات کیے۔ اکبر الدین اویسی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ پرانے شہر کی ترقی کو ترجیح دیں، اقلیتی طلباء کے لیے اسکالرشپس بحال کریں اور عثمانیہ اسپتال کی تعمیر نو کے لیے فوری طور پر فنڈ جاری کریں۔ انہوں نے بی جے پی پر مسلمانوں کے خلاف غلط پروپیگنڈا کرنے کا بھی الزام لگایا۔ تلنگانہ میں اس سال آر ایس ایس کے نئے 352 شاخاؤں کا آغاز ہوا، جس سے ریاست میں ان کی جملہ تعداد 3800 ہو گئی۔ میڈیا کے نمائندوں سے مخاطب کرتے ہوئے آر ایس ایس اسٹیٹ جنرل سیکریٹری کے رمیش نے کہا کہ ریاست میں گزشتہ سال 1839 مقامات پر 3117 شاخائیں منعقد کی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ 352 نئی شاخائیں، 382 ہفتہ واری اور 224 شاخائیں اب منعقد ہو رہی ہے، اور کہا کہ آئندہ سال تک اس تعداد میں 4000 تک اضافہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رمیش نے یہ بھی کہا کہ تلنگانہ کی مختلف بستیوں میں زائدہ 980 سروس پروگرامز منعقد کیے جا رہے ہیں۔ بنگلور میں 21 تا 23 مارچ منعقدہ آر ایس ایس اکھل بھارتیہ پرتینیدھی سبھا میں منظور قرارداد کے بارے میں میڈیا کو بتاتے ہوئے رمیش نے کہا کہ چونکہ آر ایس ایس کے قیام کے 100 سال ہو رہے ہیں اور اس کی صدی تقاریب سنائی جانے والی ہے، ایسے میں ملک بھر میں کئی نئے پروگرام شروع کرتے ہوئے اسے وسعت دی جائے گی۔